Hello everyone. Today we are going to study Indian Polity and Governance Part 4. We have already covered Part 1, 2 and 3 of Indian Polity and Governance Current Affairs. ये हमारा साल 2023 के करंट अफेयर्स हैं, पिछले साल के करंट अफेयर्स हैं. हमने पूरी तरह से इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस को कवर करने की कोशिश की है. होप दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. आज देख लेते हैं हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या टॉपिक है जो हम आज पढ़ने वाले हैं. क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ लॉ मेकर्स, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया एंड यूएपीए के बारे में भी हम पढ़ेंगे. अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर यूएपीए 1967. ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स सी आवर फर्स्ट टॉपिक, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा क्रिमिनलाइजेशन देखने को मिल रहा है. जैसे जैसे हमारी पॉलिटिक्स, हमारी डेमोक्रेसी और भी ज़्यादा ओल्ड हो रही है, मैच्योर हो रही है, बट हमें क्रिमिनलाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिमिनल लोगों की प्रेजेंस देखने को मिल रही है पॉलिटिक्स में. और ये सिर्फ एक वो नहीं है, डिल्यूजन नहीं है, दिस इज द रियल फैक्ट जो एक्चुअली में अभी हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में हो रही है. देखते हैं कॉन्टेक्स्ट. In India, the escalating concerns criminalization in politics has emerged with a notable number of elected officials facing criminal charges. तो बहुत सारे elected members जो हमारे कंट्री में हैं, उनको criminal charges के अंदर रखा गया है. The trend has contributed to decline in public trust in political system and perception of politics exploit their authority to evade legal consequences. So एक तरह का notion आ गया है. आप देखोगे कि हमने अपने बॉलीवुड में, मूवीज में, टॉलीवुड हो गया, कोई भी हमारा जो इंडियन सिनेमा है, वो पूरे इंडियन सिनेमा में आजकल हम अपने पॉलिटिशियंस को और हमारे पुलिस ऑफिसर्स को बहुत करप्ट दिखाते हैं. पुलिस ऑफिसर्स को चलो फिर भी अगर हम करप्ट ना दिखाएं, पॉलिटिशियंस को हम मेजरली करप्ट दिखाते हैं. ठीक है, क्रिमिनलाइज दिखाते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्रिमिनल्स ही हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारे गवर्नमेंट में, हमारे स्टेट लेजिस्लेचर में. तो इस तरह की चीजें जो डिपिक्ट हो रही है मूवीज के थ्रू भी, वो एक रियलिटी है. ठीक है, और हम आपको आगे जाके नंबर्स बताते हैं. टोटल अभी आपका 2014 के जो हमारे जनरल इलेक्शंस थे, उसमें एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने ये कहा था कि टोटल 186 मेंबर्स जो थे, जो 2014 जनरल इलेक्शंस ऑफ लोकसभा में बैठे थे, उसमें से जो विनर्स थे 541 विनर्स थे. ठीक है, लोकसभा 2014 इलेक्शंस में. From that 186 members were having criminal cases filed against them. This is so unlawful act. आप देख रहे हो कि कैसे हमारी जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो इसका पिलर है, जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स, दे आर द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. सो अगर वही मोस्ट ऑफ द आप देखोगे 34% है यहाँ पर जो मेंबर्स हैं, जो इलेक्टेड हुए हैं सक्सेसफुली, वो लोगों के नाम पे क्रिमिनल केसेस फाइल्ड हैं. फिर हम देखते हैं कि 2009 से 2014 में 4% की इंक्रीज हुई है. या ऐसा नहीं है कि हमने ज्यादा से ज्यादा अपने पुलिस सिस्टम को, हम ज्यादा से ज्यादा अपने जुडिशरी को, ज्यादा से ज्यादा जुडिशरी, अपने गवर्नमेंट को हमने ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ दी है, तो उससे कुछ फायदा हुआ है हमें? नहीं. हमने देखा है कि इलेक्शन में अभी भी हमें क्रिमिनल केसेस वाले जो आपके एम्प्लॉयज हैं, मेंबर्स हैं, वो इलेक्ट हो रहे हैं. What are the several factors contributing to the criminalization of political landscape in India? So किस तरह से क्रिमिनलाइजेशन देखने को मिल रहा है इंडिया में, वो हम देखेंगे. क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स एक्चुअली यूज ऑफ फोर्स. आप देखोगे जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सेइंग्स तो आपने सुना ही होगा. तो जिसकी लाठी उसकी भैंस हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा चलता है, स्पेशली इन द नॉर्दर्न स्टेट्स एंड इन द सदर्न स्टेट्स, इन सम स्टेट्स ऑल्सो. सो आप देखोगे वहाँ पर मेनी पॉलिटिशियंस रिजॉर्ट टू एक्सर्ट फोर्स टू अमास एंड सिग्निफिकेंट वोट बैंक इन द कंट्री. सो उनका ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे फोर्स एक्सर्शन होता है. ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने अंदर रखते हैं और इस तरह से फोर्स एक्सर्ट करके अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स वो बढ़ाते हैं. Financial influences. Political parties and candidates leverage funds generated through criminal activities to sway voters, garner support and secure victory in elections. Obviously, आप इलेक्शन से पहले देखोगे, अभी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ गया है हमारा, जो बहुत स्ट्रिंजेंटली
हैंडल किया जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये कहा गया है कि आप कुछ भी तरह के इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते अपने सिटीजन्स पे वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। बट उससे पहले देखा गया है वोट बैंक पॉलिटिक्स गेन करने के लिए बहुत सारे लोग फ्री बीज देते हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस फ्री बीज देते हैं। तो ये जो फ्री बीज है ना आपका स्टूडेंट्स, ये फ्री बीज बहुत घातक है हमारे सोसाइटी के लिए, क्योंकि इस तरह से आप वोटर्स को खरीद रहे हो, और जब आप वोटर्स को खरीद रहे हो तो ऑब्वियसली ये डेमोक्रेसी का बहुत पतन है। डेमोक्रेसी यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, फॉल कर रही है। डेफिशिएंसीज इन इलेक्टोरल प्रोसेसेस। सो आप देखोगे कि जो वोटर्स आर फ्रीक्वेंटली ununiformed about candidates' history, qualification, and pending legal cases, highlighting shortcomings in the functioning of the election machinery. तो उनको ऐसा लगता है कि जो भी हमारे सामने इंसान आ रहा है वो ढंग से बोल ले रहा है तो ठीक है, ये हमारा नेता बनने के लायक है। बट उनकी हिस्ट्री, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके अगेंस्ट जो क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए गए हैं उनका क्या, ठीक है, वो तो लोग नहीं देख रहे हैं, वो तो जनता नहीं देख पा रही है। तो जब जनता ये सब नहीं देख पाएगी तो ऑब्वियसली जो हमने अभी रिकॉर्ड्स देखे उस रिकॉर्ड्स में हमने ये पाया कि हमारे ऑलमोस्ट 500 केसेस में 300 केस 150 केसेस जो है हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले इलेक्टेड मेंबर्स हैं। जुडिशियल सिस्टम इनएफिशिएंसी एंड डिलेड जस्टिस, ये तो हमें पता है, बहुत सारे पेंडेंसी भी है केसेस के। एनफोर्समेंट गैप्स, पर्सनल इंटरेस्ट। देखिए पर्सनल इंटरेस्ट कैसे आता है, कास्ट से आता है और रिलीजन से आता है, ठीक है। क्या होता है, हमने देखा बहुत बार ऐसा कि लोग अपने कम्युनिटी के इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने कास्ट के हिसाब से, अपने रिलीजन के हिसाब से वोट करते हैं, ठीक है। तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये रहता है कि अगर ये मुस्लिम कैंडिडेट है तो मुस्लिम लोग जनता से ही वोट मिलेगी, अगर ये हिंदू कैंडिडेट है तो हिंदू से ही मिलेगी, अगर ये पर्टिकुलर कम्युनिटी से डोमिनेट करते हैं तो पर्टिकुलर कम्युनिटी ही इनको देगी, पर्टिकुलर रिलीजन ही इनको वो करेगा, वोट करेगा। कास्ट, सो कास्टिज्म, रिलीजन और कम्युनिटी जब आपके वोट बैंक पॉलिटिक्स में आ जाता है तो डेमोक्रेसी तो आपकी हिलनी ही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कैसे हमारा जो एक्चुअली जो डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड में अभी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहलाया जा रहा है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी कहलाया जा रहा है, नॉट ओल्डेस्ट स्टूडेंट्स बट द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, बिकॉज आवर पॉपुलेशन इज ह्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। यू ऑल नो दैट इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द होल वर्ल्ड। So according to that, agar we are doing voting in the case with the help of caste, community and religion, this is not good for our democracy. Political criminal alliances. The collaboration between politicians and criminal, including organized crimes, syndicates and drug cartels, serves to advance their personal interest or gain power and influences, which is again not good. देखिए, there is a consensus, there is a nexus between political parties and criminal alliances. तो पैसे भी उनको वहां से मिलते हैं और इसी तरह से वो फंड भी करते हैं बहुत सारे क्रिमिनल अलायंसेस को। What are legal and constitutional tools to deal with the criminalization of politics in India? किस तरह के टूल्स हमने यूज किया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई व्हाट डिस्क्वालिफाइज अ पर्सन। सो बहुत क्लियरली नहीं बताया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि क्या डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। हमने आरपीए में देखा, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, उसमें हमने देखा कि अंडर सेक्शन 8 डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, उसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर आप 2 साल के लिए जेल में थे, ठीक है, अगर आप 2 साल के लिए जेल में थे तो नेक्स्ट 6 इयर्स, इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है स्टूडेंट, सो द नेक्स्ट 6 इयर्स आपको इलेक्शन में बैठने नहीं मिलेगा। बट इससे यही पता चल रहा है उनका, तो मतलब अगर आप क्रिमिनल हो तो 6 साल के बाद आप फिर से पॉलिटिक्स में आ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए और ये भी देखा गया कि इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया हैज द पावर अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कि आपके ऊपर अगर कोई भी चार्जेस लगाए गए हैं कि आपने 2 साल का इम्प्रिजन, आप 2 साल के लिए कन्विक्टेड थे, आप जेल में थे, तो अगले 6 साल आपको इलेक्शन में नहीं बैठना चाहिए। बट यहाँ क्या हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर ये पावर है कि वो आपके जो पनिशमेंट है उसको रिड्यूस कर सकती है, यहाँ तक यहाँ की पूरा रिमूव भी कर सकती है। तो आप देख रहे हो किस तरह का मिसमैनेजमेंट हो रहा है ये, और इस तरह से क्रिमिनल्स और भी ज्यादा इनकरेज होंगे। What are the outcomes of criminalization of Indian politics landscape?
सो ऑब्वियसली ये आपका मेंस का टॉपिक हो जाता है, ठीक है। मेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। आपको इसका शॉर्ट नोट्स बना के रखना है। शॉर्ट नोट्स में आप क्या करोगे, आप पॉइंटर्स बना के रखोगे, आप हेडिंग डालोगे, आप पॉइंटर्स बना के रखोगे। एक पेज ही एक पेज है, मान लीजिए आपका A4 शीट है, ये वाला साइड हो गया और ये वाला साइड हो गया, दोनों साइड में आपको ये टॉपिक को अच्छे से पॉइंट वाइज कवर करना है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आउटकम्स क्या है, आउटकम्स मेजरली आपको पता ही है। इम्पीडिमेंट टू डेवलपमेंट, ऑब्वियसली अगर आपका करप्शन आता है, क्रिमिनलाइजेशन आता है, तो आपके डेवलपमेंट में तो इम्पेडिमेंट्स आएंगे, रुकावट आएंगी, ये ऑब्वियस है। वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जो हमने ऊपर पढ़ा था। इम्पैक्ट ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जो गवर्नमेंट हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस देती है कि आप जाओ वहां पर इलेक्ट करो, अपना वोट दो, तो यहाँ क्या फायदा अगर क्रिमिनल्स ही बैठ रहे हैं आपके इलेक्शंस में, ठीक है। अगर हम क्रिमिनल्स को ही वोट करने वाले हैं तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का जो मेन एजेंडा है वो एजेंडा ही डिफीट हो जाता है। इम्पेयरिंग गुड गवर्नेंस, सो गुड गवर्नेंस जो हमारी गवर्नमेंट एक्चुअली बहुत ज़्यादा अभी ध्यान दे रही है, हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस के पीछे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो बट अगर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्डेड के लोग आएंगे, तो गुड गवर्नेंस को भी अचीव करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। Affecting integrity of public servants cause social disharmony, erodes public interest. Obviously आप देख रहे हो मूवीज में दिखाया जा रहा है कि आजकल जनता को बिल्कुल भी ट्रस्ट ही नहीं आ रहा है हमारे पॉलिटिशियंस पे, हमारे पुलिस ऑफिसर्स पे। तो ये तरह के जो ट्रस्ट डेफिसिट हो रहे हैं, ये ट्रस्ट डेफिसिट होना बहुत गलत बात है। What are the various measures taken to deal with the issues of criminalization of politics in India? तो क्या काम अभी किया गया है हमारे यहाँ, किस तरह के हमने स्टेप्स लिए हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, Supreme Court issued an order directing every candidate seeking elections to the parliament or state legislature to declare the criminal ascendants assets. तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है जब भी आप इलेक्शंस में बैठने वाले हो तो आप अपने जो भी क्रिमिनल आपके रिकॉर्ड्स हैं, आपके एसेट्स कितने हैं, ये सब आपको वहां पर बताना होगा। इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कन्विक्टेड एमपीज एंड एमएलएज। सो सुप्रीम कोर्ट इन लिली थॉमस केस ने बोला कि जैसे हमें पता चलेगा कि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उस तरह से उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए। फास्ट ट्रैक ट्रायल्स के बारे में हमने पढ़ा है। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस भी इसी से रिलेटेड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर क्या पावर्स है, बूथ कैप्चरिंग। सो बूथ कैप्चरिंग के केस में पूरा का पूरा जो वहां के जो इलेक्शन है वो नल एंड वॉइड कहला जाएंगे। देन प्रोविजन ऑफ आर्म्स, आर्म्स अलाउड नहीं है, जहां भी इलेक्शंस होगा वहां पे कोई भी कैंडिडेट आर्म्स लेके नहीं आ सकता और डरा धमका के लोगों को नहीं बोल सकता कि आप हमारे लिए वोट करो, जो कि मूवीज में देखते हैं वो एक्चुअली फीजिबल नहीं है। कर्बिंग मसल पावर्स, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है from time to time by using its constitutional power under Article 324. So Election Commission under Article 324 अपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पावर्स को बहुत अच्छे से यूज करती है, जिसके कारण क्या होता है, मान लीजिए इलेक्शन अभी आने वाले हैं तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आप और एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, आप फ्री बीज नहीं बांट सकते, आप और भी ज्यादा एजेंडा सेट नहीं कर सकते, डायलॉग्स नहीं दे सकते पब्लिक में जाके। तो ये सारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होते हैं बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रिक्टली। एफिडेविट, mandatory declaration of assets and existing criminal charge and affidavit to the ECI prior to elections has brought in some transparency. Obviously आपका अगर आपने अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड बता दिया है, अपने जितने भी आपके पास वेल्थ है वो बता दिया है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी तो आएंगी ही हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में, विच इज मस्ट इन प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सिचुएशन। मेथड्स फॉर डीपॉलिटाइजिंग इंडियन पॉलिटिक्स। अब कैसे हम लोग डीपॉलिटाइज करते हैं, मतलब आप जब अपने मेंस के आंसर्स लिखोगे तो आपको इसको पॉइंटर्स में ही लिखना है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, एक सन डायग्राम बनाओ, ठीक है, आप एक हेक्टागोनल डायग्राम बना सकते हो, इस पे नए नए फ्लो चार्ट्स आप इन्वेंट कर सकते हो और इसमें पॉइंटर्स इस तरह से डाल सकते हो। जब पॉइंटर्स आपके रहते हैं ना तो और भी ज्यादा आपका आंसर अच्छे से दिखता है, उभर के बाहर आता है। Proactive judiciary role, obviously judiciary should be very active while propagating such kinds of rules and regulations.
इंगेज सिटीजनशिप। सो सिटीजन को बहुत अवेयर रहना पड़ेगा अपने राइट्स के बारे में, ठीक है। सिटीजन को, मान लीजिए आप वोट करने जा रहे हो सो एंड सो कैंडिडेट को इलेक्शन में, तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या इनके बारे में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी आए हैं, क्या ये पूरी तरह से बेदाग हैं, पूरे क्लीन कैरेक्टर के हैं। ये सिटीजन को भी अवेयर रहना पड़ेगा बिफोर वोटिंग। गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस करने पड़ेंगे। इससे क्या होता है ना कि अगर गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होगी तो हमें पता रहेगा कि इतनी फंडिंग हो रही है। अभी क्या हो रहा है, प्राइवेट फर्म्स, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, ये सारी जो बिग बिग टाइकून्स हैं, फंड्स हैं, ये लोग फंडिंग देते हैं इलेक्शंस में। और जब ये इलेक्शंस में फंडिंग देते हैं तो ऑब्वियसली ये अपना फायदा तो चाहेंगे ही गवर्नमेंट से, तो इस तरह से गवर्नमेंट झुकने लगती है इनके सामने। एम्पावरिंग द इलेक्शन कमीशन। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ लॉ मेकर्स हमारा नया टॉपिक, दूसरा टॉपिक है। हम देखते हैं इसके अंदर क्या है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैज इंस्ट्रक्टेड द राज्यसभा प्रिविलेज कमिटी टू प्रोब कंप्लेंट्स filed by 4 members of parliament. These MPs alleged that another member, in contravention of rules, proposed their names for house panel without their consent. तो यहाँ पर ये आर्टिकल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो शॉर्ट में आपको ये बताना चाहते हैं कि राज्यसभा में कुछ लोगों ने बोला कि उनके जो नाम है वो पार्लियामेंट्री पैनल्स में उनका नाम सजेस्ट कर लिया बिना उनके कंसेंट के। सो अब हम देखते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं क्या, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस refers to rights and immunities enjoyed by Parliament as an institution of MPs in their individual capacity, without which they cannot discharge their functions as entrusted upon them by the Constitution. So आपको यहाँ पर देखा गया है कुछ राइट्स एंड इम्यूनिटीज मिले हैं पार्लियामेंट को और एमपीज को जब वो अपना फंक्शन डिस्चार्ज करते हैं उसके टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको कुछ पावर्स दिए हैं। Are these parliamentary privileges defined under law? According to the Constitution, the power, privileges and immunities of parliament MPs are to be defined by parliament. So देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ना ऐसे एक्सप्लिसिटली कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये आपके पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कौन डिसाइड करता है, कौन बना रहा है, ये पार्लियामेंट ही डिसाइड कर रही है। और इसका पावर किससे मिला है, ये पावर आपको मिला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहती है कि पार्लियामेंट इज empowered to make parliamentary privileges noted down and make it come in use. So no laws have so far been enacted in this report. The absence of any such law continues to be governed by British parliamentary conventions. So कुछ British parliamentary conventions भी देखे गए हैं जिसके अकॉर्डिंग ये यूज होता है। So British parliamentary conventions फिर जो हमारी गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, ये सारे कुछ हैं। तो एक्चुअली में जो हाउसेज हैं वहां पर किस तरह से डिसाइड होता है ये। कमिटीज ऑफ प्रिविलेज ओवरव्यू। द कमिटी कंप्राइज 15 मेंबर्स इन द लोकसभा एंड 10 मेंबर्स इन द राज्यसभा। कि मान लीजिए आपके कुछ प्रिविलेज का ब्रीच हुआ है, ठीक है, लोकसभा में कुछ मेंबर्स ने बोला है कि हमारी जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है उसका ब्रीच हुआ है, तो उसको कौन देखने वाला है, उनको देखने वाला है एक कमेटी जो लोकसभा में 10 लोगों का मेंबर, 15 लोगों का मेंबर रहेंगे लोकसभा में और आपके 15 लोगों का मेंबर रहेंगे लोकसभा में। और यहाँ पे जो आपका है लोकसभा में आप 15 मेंबर रहेंगे, और राज्यसभा में आपके 10 मेंबर रहेंगे, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस डिसाइड करेंगे। द कमिटी स्क्रूटनाइजेस एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। ऑब्वियसली ये टॉपिक आपका बहुत रिडेंडेंट टॉपिक है, ये बार बार आता है, बट आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि प्रीलिम्स में भी बहुत बार इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि ये एक चैप्टर भी है आपकी पॉलिटिक बुक में। When the House refers a question of privilege to the committee, the chairman or any committee member presents the reports to the House. If the speaker refers a question to the privilege committee, the report is present to the speaker, who may issue final order. तो मेनली पावर्स किसके पास है, मेनली पावर्स आपके स्पीकर और चेयरमैन के पास है प्रिविलेज को डिसाइड करना और देखना कि यहाँ पर प्रिविलेज का ब्रीच हुआ है कि नहीं हुआ है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, ये भी एक बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है हमारे लिए।
स्टेट वाटर डिस्प्यूट में हम देखेंगे कि अभी एक केस आया था जिसमें क्या हुआ, उड़ीसा ने ये कहा, उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो हमें जो वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है ना, वो हमें नॉन मानसून एरिया में, मान लीजिए आपका एक मानसून मंथ्स होते हैं जब मानसून सीजन चलता रहता है, और एक होता है आपका नॉन मानसून मंथ। सो नॉन मानसून मंथ में क्या हुआ, वाटर रिलीज कर दिया गया महानदी रिवर में, और ये छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट ने किया है, और इन्होंने बिना बताए ये काम कर दिया। So Odisha lodged a complaint with the Ministry of Jal Shakti under the Interstate Water Dispute Act of 1976, accusing Chhattisgarh of providing misleading information to the Mahanadi Water Dispute Tribunal and releasing water into the Mahanadi during the non-monsoonal season. तो देखिए नॉन मानसूनल सीजन में ना एक्चुअली क्या है, देखिए छत्तीसगढ़, यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है, यहाँ पर है आपका उड़ीसा, यहाँ पर है आपके बे ऑफ बंगाल, उड़ीसा आपके कोस्टल रीजन पे है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में आपका अपर रिपेरियन रीजन है और यहाँ पर लोअर रिपेरियन रीजन है। तो अगर छत्तीसगढ़ वाटर रिलीज करेगी तो यहाँ पर आपके नॉन मानसूनल सीजन में वाटर इनको मिलता है, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ, ये आपका उड़ीसा हो गया, ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया। इस बार क्या हो गया, बिना बताए इन्होंने वाटर रिलीज कर दिया है, ठीक है। इनके पास हो सकता है बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गई होगी, इनके पास बहुत ज्यादा वाटर एक्यूमुलेट हो गया होगा, तो इन्होंने बिना बताए उड़ीसा गवर्नमेंट को वाटर रिलीज कर दिया और फ्लड लाइक सिचुएशन आ गई उड़ीसा में फिर, ठीक है। तो इस तरह का इश्यू है, टोटल कंसर्न यही है हमारा। पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ हैड इनिशिएटेड द ओपनिंग ऑफ 20 गेट्स एट द कलमा बैरेज। तो आपको देखना होगा मैप में कलमा बैरेज कहाँ पर है एग्जैक्टली, इसकी मैपिंग, allowing the flow of 1000 to 1500 cubes of water into the low catchment area of Mahanadi Neer। तो जो लो कैचमेंट एरिया है वो उड़ीसा में है, जहां पर इन्होंने वाटर रिलीज किया है। छत्तीसगढ़ historical reluctance to release water in non-monsoon has led to water unavailability in water lower catchment of Mahanadi, adversely affected rabi crops and worsening drinking water problems in Odisha। तो आपको समझ में आ गया, छत्तीसगढ़ है हमारा, ये है उड़ीसा हमारा। तो छत्तीसगढ़ क्या करती है ना, जो नॉन मानसून वाला टाइम है, जब मानसून एक्चुअली नहीं होती, उस समय में ये लोग वाटर रिलीज नहीं करते लोअर कैचमेंट एरिया में, जबकि इनको वाटर रिलीज करना चाहिए, यहाँ पे ये लोग रोक देते हैं वाटर रिलीज को। उसके कारण क्या होता है, जो रबी क्रॉप होने वाली होती है उड़ीसा में, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, ड्रिंकिंग वाटर तक भी नहीं मिलता है उड़ीसा में, आपके लो कैचमेंट एरिया में महानदी के। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है उड़ीसा में। बट इस बार जस्ट ऑपोजिट हुआ, उन लोगों ने वाटर रिलीज कर दिया, ठीक है, और उन्होंने बिना इन्फॉर्म किए कर दिया है, और इसके कारण फ्लड लाइक सिचुएशन देखने को मिली हमें उड़ीसा में। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स इन इंडिया। So interstate river disputes poses significant challenges within the framework of Indian federalism. So बहुत सारे स्टेट इंटरस्टेट्स जो हमारे हैं, ठीक है, हमने कावेरी वाटर इशू के बारे में पढ़ा है, अब हम महानदी वाटर डिस्प्यूट के बारे में पढ़ रहे हैं। इस तरह से इंटरस्टेट ना बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं हमारे, इसीलिए इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट काउंसिल बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, entry 17 of the state list addresses water related matters including water supply, irrigation canals and water and hydro। तो स्टेट लिस्ट में आता है आपका वाटर सप्लाई, सो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स इसीलिए फॉर्म किया गया। आर्टिकल 262 क्या कहता है, पार्लियामेंट में इनैक्ट लॉज फॉर एजुकेटिंग डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द यूज एंड कंट्रोल ऑफ वाटर। सो अंडर आर्टिकल 262, ये आर्टिकल अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अंडर आर्टिकल 262 आपको ये गवर्नमेंट हैंडल करेगी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन आपके स्टेट्स में कैसे होने वाला है। तो उसके लिए वो एक डिस्प्यूट चैनल भी बना सकती है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट चैनल भी बना सकती है, जो कि गवर्नमेंट्स बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स बना रही है, ठीक है। What are the issues with interstate water dispute tribunals? Protracted proceedings and extreme delay in dispute resolution। Obviously अगर dispute resolution आपका बहुत delayed हो जाएगा तो जो purpose है dispute resolution का वही fail हो जाता है। Absence of water data that is acceptable to all parties currently makes it difficult to even set up a baseline for adjudication। So proper data भी इनके पास available नहीं रहता है। Water dispute जब इनके यहाँ आते हैं, जब ये लोग एजुकेट करते हैं उसको, तो इनके पास एक्चुअल डेटा भी नहीं होता है
कि कितना वाटर, कितने क्यूब्स ऑफ वाटर हम लोग रिलीज कर रहे हैं और कितने क्यूब्स ऑफ वाटर हमें एक जो स्टेट है उसको मिल रहा है. हाउ टू एड्रेस वाटर डिस्प्यूट्स. Incorporate interstate water dispute within the Interstate Council by the President under Article 263 promoting consensual based decision making. So Article 263 भी आ गया आपके हाईलाइट में, तो आपको इसके बारे में भी जानना है. सो इसके अंडर आप इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट काउंसिल बना सकते हो प्रेसिडेंट के सहमति से, तो वो बनाना है. Encourage states to focus on water use efficiency. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको वाटर चाहिए, आपको वाटर को सही तरह से भी इस्तेमाल करना आना चाहिए. इसीलिए इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट काउंसिल बनाओ, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल रीजंस भी होने चाहिए आपके वाटर्स को लेने के लिए. हमने देखा कर्नाटका, उड़ीसा में भी काफ़ी डिस्प्यूट चलते हैं आपके कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स के कारण, वो भी हम पढ़ेंगे. हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया. कंज्यूमर राइट्स एंड प्रोटेक्शन रिफर्स टू द राइट्स एंड मेजर्स इन प्लेस to ensure well-being, safety and fair treatment of consumers in the marketplace. Obviously, हम लोगों को अवेयर होने चाहिए अपने कंज्यूमर राइट्स के बारे में. These rights are designed to safeguard consumers from unfair businesses. कंज्यूमर राइट्स जो हैं वो हमें कैसे हेल्प करते हैं और ये राइट्स हैं क्या? राइट टू सेफ्टी, right to safety, right to information, right to choose, right to be heard, right to seek redressal, right to consumer education. ठीक है, ये सारे आपके राइट्स हैं और ये आप सबको पता रहना चाहिए. राइट टू सेफ्टी के अंदर क्या है? कंज्यूमर्स आर एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज दैट पोज पोटेंशियल हजार्ड्स टू द हेल्थ और सेफ्टी. आपको पता रहना चाहिए कि जो इंग्रेडिएंट है, एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके जो भी मार्केटिंग आपका प्रोडक्ट होता है उसके पीछे क्या इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया रहता है पैकेट के पीछे. ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट. तो आपको पीवाईक्यू जब भी आप प्रीलिम्स में बैठोगे, प्रीलिम्स अब बहुत पास आ गया है हमारे, कुछ महीनों में हमारा प्रीलिम्स है, तो जब भी आप प्रीलिम्स करोगे ना, प्रीलिम्स की तैयारी करोगे, आपके पीवाईक्यूज को आपको बेस बनाना है अभी. ठीक है, पीवाईक्यूज आपका बेस बनना चाहिए और स्टैटिक बुक्स की रिवीजन एंड करंट अफेयर्स जो हम लोग क्लास में कवर कर रहे हैं वो आपको अच्छे से करके जाना है, 2 बार रिवाइज करके जाना है. ठीक है, सो आप वीडियो को 2x की स्पीड में लगा सकते हो और आपके पूरे करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएंगे अच्छे से. ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड. कंज्यूमर्स हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न्स एंड एक्सपेक्ट बिजनेस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी टू एड्रेस देयर ग्रीवियंसेस. ऑब्वियसली, मान लीजिए आपने स्विगी से कुछ ऑर्डर किया तो स्विगी वाले आपको कॉल करते हैं ना, व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड और द थिंग इज रॉटन और इफ इट इज डिस्ट्रॉयड, तो आपको कॉल करते हैं पूछने के लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन कि सर मैडम क्या मैं आपके लिए दूसरी डिलीवरी दे दूं, क्या ये प्रोडक्ट खराब है. ऐसे ही अमेजन भी करते हैं, आपके दूसरे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ई प्लेटफॉर्म्स हैं, ये भी करते हैं. कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? बी क्रिटिकली अवेयर. ऑब्वियसली अवेयर तो हमें रहना ही पड़ेगा. कंज्यूमर्स बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी विजिलेंट and question aspects such as price, quantity and quality of goods and services. तो हमें अवेयर रहना पड़ेगा जो हम प्राइस दे रहे हैं, क्या उस प्राइस के हिसाब से हमें चीजें मिल रही हैं. Be involved in the process, be organized, practice sustainable consumption. Obviously, overuse of consumption is never good. Okay, overuse of consumption is never ever good. आपको इस सोसाइटी में आप देखोगे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट होते हैं. So social media is full of advertisement these days, but you have to be a very conscious consumer. Conscious consumer अगर आपको बनना है तो आपको खुद सस्टेनेबली सोचना पड़ेगा, लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि आपको इस चीज की जरूरत एक्चुअली में है या नहीं है. Be responsible to the environment. Consumers are responsible for understanding and acknowledging the environment consequences of these consumption. Recognizing individual and societal duties to conserve natural resources and protect the environment for future generation. Need for consumer rights and protection. क्यों चाहिए हमें consumer rights? Consumer rights क्यों होना चाहिए? Information asymmetry. देखिए बहुत बार क्या होता है ना, बहुत सारे information जो sellers को पता है, ठीक है, वो consumers को नहीं पता है. ठीक है, hidden रहते हैं वो सारे information. So there is a lack of information between the seller and the consumer which need to be rectified.
अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, बहुत सारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रहे हैं विद इन इंडिया ऑल्सो। आपको बताया कुछ और जा रहा है, आपको मिल कुछ और रहा है, और सेम प्राइस पैसे तो आपसे ले लिए ही जा रहे हैं। प्रोडक्ट सेफ्टी भी हमें देखना होगा कि जो भी चीज़ हमें मिल रही है वो हजार्डियस तो नहीं है। फिर रिड्यूसल मैकेनिज्म, मार्केट कंपटीशन को भी स्टडी करनी होगी। वल्नरेबल, कुछ कस्टमर्स बहुत वल्नरेबल होते हैं, स्पेशली आपके विलेज साइड के कस्टमर्स, उनको पता ही नहीं होता है, उनको जो बोल दिया जाता है, हाथ में पकड़ा दिया जाता है, वो उठा के लेके आ जाते हैं। मान लीजिए कोई विलेजर है, वो फर्टिलाइजर लेने के लिए जा रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे सो एंड सो अमाउंट में, मुझे 400 के अंदर, मुझे 500 के अंदर इस तरह का फर्टिलाइजर चाहिए। अब दुकानदार क्या कर रहे हैं, उनको कुछ भी पकड़ा दे रहे हैं, कुछ भी तरह का फर्टिलाइजर पकड़ा दे रहे हैं, और फिर उनको घाटा हो जा रहा है अपने सॉइल पे, अपने फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सो इस तरह के वल्नरेबल कंज्यूमर्स को सेव करने के लिए ग्लोबलाइजेशन ऑफ ई कॉमर्स। सो ई कॉमर्स सेक्टर अभी बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा हो गया, ठीक है, आपका स्विगी हो गई, जोमेटो हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा बूम कर रहा है। और इस केस में यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपके जो कंज्यूमर राइट्स को ब्रीच करने के। इस केस में जब आपके कंज्यूमर राइट ब्रीच होते हैं तो आपको ज़रूर ही आवाज़ उठानी चाहिए और अपने कंज्यूमर राइट्स को इन्हांस करके उसको यूटिलाइज करना चाहिए। एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो हो, उसके लिए भी हमें कंज्यूमर राइट्स की प्रोटेक्शन करनी होगी। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, अब हम देखते हैं ग्लोबली कैसे कंज्यूमर राइट्स को लिया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। United Nations Guidelines for Consumer Protection. The United Nations Guidelines for Consumer Protection serves as a valuable asset for principles for effective consumer protection. So ये जो आपका United Nations Guidelines for Consumer Protection है, इसके आपको अवेयर रहना पड़ेगा, स्पेशली आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आपको ये सारी चीज़ें पता रहनी ही चाहिए। फिर आपके हैं ISO स्टैंडर्ड्स। ISO स्टैंडर्ड्स के बारे में तो मोस्ट ऑफ हम लोग जानते ही हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ISO develops and publishes international standards, including those related to consumer protection. So ISO standards में हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे हैं जो ISO स्टैंडर्ड से नियुक्त हैं, उन्हें ISO स्टैंडर्ड से रेक्टिफाई किया गया है। तो वो सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी अलग ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है मार्केट में, उनकी अलग ही रेप्यूटेशन होती है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट, तो OECD कंट्रीज हैं, उनके भी अपने प्रिंसिपल्स हैं कंज्यूमरिज्म पे, ई कॉमर्स पे, वो भी वो लेके आए। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, सो इन लोगों ने भी अपना कुछ बनाया है, फोकस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। The Consumer Protection Toolkit offers practical guidance for countries looking for enhance their consumer protection. So इन लोगों ने एक toolkit बनाए हैं, United Nations Conference on Trade and Development, as the name suggests, जो इनका नाम कहता है कि ये एक toolkit के तरफ के हेल्प से एक ट्रेड डेवलपमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल लेके आए हैं, अपना गाइडलाइंस लेके आए हैं, जिसको फॉलो करके आप अपने प्रोटेक्शन राइट्स को जान सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के भी अपने प्रोटेक्शन राइट्स हैं। फिर आपके इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एनफोर्समेंट नेटवर्क है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। कंक्लूजन, in a sense of consumer rights and protections are essential for creating a fair, transparent and responsible market where consumers can confidently make choices. तो इस तरह का हमें एक environment, एक ecosystem create करना चाहिए जहाँ पर consumers freely अपने choices को adhere कर सके और उसे अच्छी तरह से use किया जा सके। So आज का जो हमारा last topic है जो हम discuss करने वाले हैं वो UAPA के बारे में discuss करने वाले हैं। Unlawful association under UAPA 1967. The Unlawful Activities Prevention. The Lawful Activities Prevention stands as India's most stringent anti-terrorism legislation, featuring some draconian provisions. तो देखिए ब्रिटिशर्स के टाइम में ये एक्ट आया था और तभी से ये फॉलो हो रहा है, बट इसमें हमने देखा है कि बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। देखते हैं क्या है ये डिटेल में। What is Unlawful Activities Prevention Act? UAPA is India's most robust counter-terrorism, initially enacted in 1967 to address secessionist movement and anti-national activities. So anti-national activities को रोकने के लिए UAPA आया था 1967 में। इतना बेसिक है, ये आपको पता रहना चाहिए। 1967 में आया था UAPA for
कर्बिंग एंटी नेशनल एक्टिविटीज, सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज, कि आप धरना कर रहे हो, उससे के कारण क्या हो रहा है, डे टू डे एक्टिविटी रुक रही है, आप साइबर टेररिज्म कर रहे हो, टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहे हो, सबको रोकने के लिए यूएपीए आया था। ये हो गया आपका बेसिक्स। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर कि यूएपीए क्यों होना चाहिए, यूएपीए अगर हम इस टाइम में रखते हैं वो क्यों रख रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी advocates emphasize the UAPA's necessities in protecting national security, allowing the government to take preventive measures against individual and organization involved. Counter terrorism measures, so counter आपके terrorism को curb करने के लिए ये help करेगा obviously. Preventive detention, supporters argue that preventive detention is essential for averting potential threats. So पहले से ही अगर आप किसी को capture कर लो, किसी को आप बंदी बना लो, preventive detention क्या है, वो जो भी क्राइम है होने से पहले इंफॉर्मेशन आ जाती है और आप कुछ लोगों को पुलिस कस्टडी में रख लेते हो। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसी का फंडा है यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन। ग्लोबल कमिटीज, सो यूएपीए अलाइंस विद इंडियाज इंटरनेशनल कमिटमेंट टू कॉम्बैट टेररिज्म एंड प्रमोट कोऑपरेशन विद नेशंस एंड दिस रिगार्ड। सो बाकी के कंट्रीज के साथ जो हमने अपना वो किया है, कमिटमेंट किया है, उसमें भी हमें ये हेल्प करता है। इफेक्टिव प्रोसिक्यूशंस, यूएपीए के अंदर हमें ये होता है कि रोबोस्ट लीगल टूल फैसिलिटेटिंग द प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन अनलॉफुल एक्टिविटीज। ऑब्वियसली अगर हम लोग पहले ही पता कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पर सो एंड सो एक्टिविटी हो रही है और उसको फर्दर वो और भी ज़्यादा लार्ज स्केल में अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग पहले से ही कर लेते हैं। Deterrence, the law serves as a deterrent against individual and organization in, so आप कुछ क्राइम करने वाले हो, आपको पहले ही रोक दिया जाएगा, ऑब्वियसली अच्छा खासा डिटरेंस है ये। आप डर के रहोगे, आप नहीं करोगे, आप धरना भी करने जाओगे तो आप देखोगे कि धरना पीसफुल होना चाहिए, ठीक है, उसमें कुछ भी तरह के जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि कैसे ये बेनिफिशियल हो रहा है। अब कुछ जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि यूएपीए क्यों नहीं होना चाहिए। अगर आपके प्रीलिम्स में आएगा तो आपको दोनों प्रोज एंड कॉन्स लिखने हैं, यूएपीए व्हाई इट शुड बी देयर एंड व्हाई इट शुड नॉट बी देयर, यू हैव टू राइट बोथ द पॉइंट्स, ओके। Violation of fundamental rights, violates fundamental rights, criminalizing dissent and can be misused to target activists, journalists, students and minorities. तो हमने देखा है कि जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत बार इनको ना पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है ये बोल के, ये सेक्शन लगा के, यूएपीए की धारणा लगा के उनके ऊपर ये बोला जाता है कि ये दंगा फैला रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का मिसयूज होता है। लैक ऑफ सेफगार्ड मैकेनिज्म अगेंस्ट फेडरल स्ट्रक्चर, लो कन्विक्शन रेट, द लो कन्विक्शन रेट इंडिकेट्स इनइफेक्टिव एंड आर्बिट्रेरीनेस। ऑब्वियसली जब उनको पकड़ लिया जाता है, मान लीजिए कहीं पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बातें हो रही है, वहां पर यूएपीए लगा दिया गया है, तो उस समय जब वो एजेंडा डिस्कस हो रहा था पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू, वो एजेंडा तो रुक जाता है। सो लो कन्विक्शन रेट हमने देखा है। मान लीजिए आपने 5 लोगों को पकड़ा है, ठीक है, काहे के लिए, यूएपीए के अंदर कुछ ऐसे एक्टिविटीज कर रहे थे जिसमें हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी है, वो कब हो रही है। लेकिन जब उनको कन्विक्ट करने की बारी आती है तब देखा जाता है कि बहुत ज्यादा लोएस्ट कन्विक्शन रेट है, लोग एक्चुअली में वो काम नहीं कर रहे थे। तो लोएस्ट कन्विक्शन रेट ही हमें बोल रहा है कि इसका यूएपीए का मिसयूज हो रहा है। जुडिशरी का क्या कहना है? सो अरूप भुइया वर्सेस स्टेट ऑफ असम, सुप्रीम कोर्ट रूल दैट mere membership of a banned organization will not not incriminate a person. It can be done if a person resort to violence and incites people to violence. So आप मान लीजिए किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिनको घोषित कर दिया गया है कि वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आप मेंबर हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वायलेंस फैला रहे हो। जब तक आप वायलेंस नहीं फैलाते आपको नहीं पुलिस कस्टडी में लिया जा सकता है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। In Union of India versus K.A. Najib case, Supreme Court said that notwithstanding restriction on bail under UAPA, constitutional courts can still allow bail if they perceive that the accused fundamental rights have been violated. तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बीच में आई, उनका कहना है कि नहीं होना चाहिए इस तरह से मिसयूज ऑफ यूएपीए। What measures to be taken to reform UAPA? हमें यूएपीए को रिफॉर्म तो करना ही होगा क्योंकि ये 1967 से चलता आ रहा है, अभी इंडिया बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। Amend the law.
नैरो डाउन द डेफिनेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा आपने ब्रॉड बनाया हुआ है, यूएपीए का जो सिनेरियो है ना वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड बनाया हुआ है, इसको आप थोड़ा नैरो डाउन कर दो ताकि जब लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करें तो उनको हेल्प हो जाए. So protect activities such as peaceful protest, dissenting opinion, ideological expressions, ये सब लोग कर सकें यहाँ पे. Shift the burden of proof. तो एक्चुअली क्या हो रहा है ना, मान लीजिए मैं कन्विक्ट हूँ, ठीक है, और किसी ने मुझे एक्सक्यूज किया है, तो यहाँ क्या होता है, मुझे ही अपने आप को इनोसेंट बताना पड़ेगा. जो आपके अक्यूज्ड है वो प्रूफ नहीं लाएंगे मुझे क्रिमिनल बनाने के लिए, मुझे ही अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करना पड़ेगा, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो वी हैव टू शिफ्ट द बर्डन फ्रॉम द अक्यूज्ड, सॉरी, फ्रॉम द अक्यूजर टू द अक्यूज्ड. establish a review mechanism. एक रिव्यू मैकेनिज्म भी होना चाहिए जिसमें एक्चुअली में पता चल सके कि एक्चुअली जब ये यूज हो रहा है तो ये सही से यूज हो रहा है कि नहीं. सो यूएपीए इज अ पोटेंशियल टूल इन इंडिया anti-terrorism efforts, but concerns persist about its impact on individual liberties. So there should be a balance between, हम लोगों को एक बैलेंस रखना पड़ेगा between the security and civil liberties throughout thoughtful amendment, a commitment to due process and judicious use of UAPA for more. So ये जो point है आपका judicious use of UAPA and striking a balance between security and civil rights, ये आपका बहुत vital line है, ये आपको मेंस में लिखना है कंक्लूजन में टू गेट मोर ब्राउनी पॉइंट्स. सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक है. और भी ज़्यादा करंट अफेयर्स और स्टैटिक वीडियोस के साथ हम आएंगे. टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल. थैंक यू.